हेलो व्यूअर्स। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और ये मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है। जब से मैं आई सर्जन बना हूँ तब से इस टॉपिक ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है और ये टॉपिक है आई डोनेशन या नेत्रदान। अब नेत्रदान वो चीज़ है जो किसी ब्लाइंड व्यक्ति को रोशनी दिला सकती है, लेकिन इसी में ये भी फैक्ट है कि नेत्रदान किसी मनुष्य द्वारा ही किया जा सकता है और किसी मनुष्य की पुतली ही किसी दूसरे मनुष्य की रोशनी को वापस ला सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो सभी लोगों को समझना चाहिए वो ये है कि नेत्रदान में पूरी आँख नहीं बदली जाती। ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि यदि उनकी पूरी आँख खराब हो गई है तो भी किसी दूसरे व्यक्ति की पूरी आँख लाके उसमें लगाई जा सकती है, जबकि हकीकत ये है कि आँख की सिर्फ आगे वाली पुतली, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, सिर्फ आँख का यही पार्ट चेंज किया जा सकता है। तो जिन लोगों की आँखों की रोशनी जाने का कारण आँख की पुतली है, चाहे वो सफ़ेद हो गई है या उसमें निशान पड़ गए हैं या उसमें इन्फेक्शन हो गई है, तो उन्हीं लोगों में किसी दूसरी व्यक्ति की पुतली लगा देने से फिर वो दोबारा से देख पाते हैं। अब आई डोनेशन या नेत्रदान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समाज में बहुत तरह की भ्रांतियाँ व्याप्त हैं। इसका मतलब लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं और ये कन्फ्यूजन ही कारण है कि हमारे देश में नेत्रदान इतना कम हो पाता है। यदि लोगों को नेत्रदान के बारे में सही और क्लियर जानकारी मिले तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर पाएंगे कि वो नेत्रदान करें। अब सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आई डोनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। बाकी किसी भी शरीर के ऑर्गन के मुकाबले में आई डोनेशन बिल्कुल अलग प्रोसेस है। शरीर के बाकी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज और भी जो ऑर्गन्स हैं वो जब डोनेट किए जाते हैं तो वो किसी जीवित व्यक्ति से लिए जाते हैं। हालांकि इसके लिए भी ज़रूरी है कि कुछ केसेस में, जैसे कि हार्ट अगर ट्रांसप्लांट होना है या डोनेट होना है, तो फिर वो व्यक्ति ब्रेन डेड होना चाहिए, जबकि किडनीज या गुर्दे वो किसी स्वस्थ मनुष्य के जीते रहते हुए भी लिए जाते हैं। अब आँख लेकिन तभी ली जा सकती है किसी व्यक्ति से दान में जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी हो या वो ब्रेन डेड हो। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ अपने देश की ही बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो यहाँ करीब 46 से 48 लाख लोग हैं जिन्हें कि कॉर्निया की वजह से, पुतली की वजह से अंधापन है और ये सभी लोग इंतज़ार में हैं कि कब कोई व्यक्ति पुतली दान करे और उन्हें ये दुनिया देखने का मौका मिले। जिन जिन लोगों को आँख की पुतली की ज़रूरत होती है वो ये हमेशा सोचते रहते हैं कि सभी लोग अपनी आँखों की पुतली दान क्यों नहीं करते, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है वो इस और ज़्यादा गौर नहीं करते। तो ज़रूरत है थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन की सभी लोगों के लिए कि इससे अच्छा कि वो अपने रिश्तेदार की मौत के बाद अपनी पूरी बॉडी को जला दें और उसमें कॉर्निया भी जल जाए और आँख भी जल जाए और वो किसी व्यक्ति के काम ना आ सके। इससे बेहतर तो यही है कि हम अपने जीवन में ही नेत्रदान करने का शपथ पत्र दाखिल करें, और यदि ये नहीं हुआ है तो भी हम अपने रिश्तेदारों को ये बता के जाएं कि मेरे मरने के बाद मेरी पुतलियां दान कर दी जाएं। इससे हर व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों की, जिन्हें की कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, उनकी आंखों की रोशनी वापस ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उन सभी सवालों की जो एक आम आदमी के मन में आई डोनेशन के बारे में या नेत्रदान के बारे में मन में उठते हैं, और उनके क्लियर जवाब आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप भी अपनी और अपने रिश्तेदारों के नेत्रदान के बारे में सजग हो सकें और समय आने पे इस प्रक्रिया को बिना किसी झिझक के पूरा कर सकें।
और इसे प्रेरित करने वाला सबसे बड़ा वाक्य जो है वो ये है कि जब कोई एक व्यक्ति अपनी आंखें दान करता है तो कोई 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें रोशनी मिलेगी। क्योंकि आमतौर पे जब भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है तो मृत व्यक्ति में से 2 कॉर्निया प्राप्त होते हैं और इन्हें 2 अलग अलग मरीज़ों को ही दिया जाता है। सो हम में से हर एक कोई अपने जाने के बाद अपने कॉर्निया दे के किन्हीं 2 व्यक्तियों की आँख की रोशनी वापस ला सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि इसके बारे में आम लोगों के क्या क्या सवाल होते हैं और उनके सटीक और साइंटिफिक जवाब क्या हो सकते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके मुझसे वो सवाल पूछिए जो आपके मन में है या जो आपने अपने एक्सपीरियंस में और लोगों से सुने हैं, और मैं उनका एक एक करके जवाब दूंगा। हेलो सर, मेरा पहला सवाल आई डोनेशन के बारे में है, नेत्रदान के बारे में है कि क्या कोई भी व्यक्ति आंखें दान कर सकता है? अब आपने पहला सवाल पूछा है कि क्या कोई भी व्यक्ति आंखें दान कर सकता है, तो हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का, किसी भी जेंडर का आंखें दान कर सकता है। चाहे फिर उस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी हो या वो व्यक्ति चश्मा लगाते हों या उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो चुका हो। ये सभी लोग इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति अपनी आंखें दान कर सकता है। इसमें यदि किसी व्यक्ति की आंख में कोई दोष है भी, तो भी जब वो अपनी आंख दान कर देते हैं तो वो किसी ना किसी काम में दूसरे मरीज के आ ही जाती है। जब हम केरेटोप्लास्टी या आंख के प्रत्यावर्तन पर बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि पुतली का इस्तेमाल केवल आंखों की रोशनी के लिए ही नहीं होता। कुछ मरीज़ों में पुतली ख़राब होती है और उसमें रोशनी तो नहीं आ सकती, लेकिन उनके दर्द ठीक करने के काम पुतली आती है। और कई लोगों की कॉस्मेटिक अपीयरेंस सुधारने के लिए भी आँख की पुतली बदली जाती है। तो यूँ तो सबसे अच्छी पुतली रहती है 18 से 60 साल के लोगों की, क्योंकि इसकी वायबिलिटी सबसे अच्छी होती है। फिर भी यदि हमें कॉल मिलती है किसी आई डोनेशन की, तो हर उस व्यक्ति को जो दान करना चाहते हैं उनकी आंख से पुतली ले ली जाती है। इनमें से कुछ पुतलियां काम आती हैं मरीज़ों को रोशनी देने में, कुछ की आंखों की दर्द ठीक करने में और कुछ लोगों के कॉस्मेटिक अपीयरेंस सुधारने में। तो हर व्यक्ति ये देने के लिए पूर्णतः सक्षम है। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी आंखें हैं जो इस्तेमाल में नहीं की जाती हैं बाद में, निकालने के बाद भी, और ये आंखें उन व्यक्तियों के शरीर से निकाली जाती हैं जिनमें या तो हिस्ट्री हो इन बीमारियों की जिनके मैं अभी नाम लूँगा, या उनके मरने के बाद जब उनका ब्लड सैंपल भी लिया जाता है तो उनमें इन बीमारियों का अगर पता चल जाए। अब इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है एड्स और हेपेटाइटिस बी। ये दोनों बीमारियां पुतली से जिस व्यक्ति को पुतली लगाई जाएगी उनको भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो ये पुतलियां फिर इन लोगों की पुतलियां दान देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं होती हैं। इसके अलावा लोगों में रेबीज़ हो जाती है, मेनिंजाइटिस होती है जिन्हें, या जिनकी डेथ मेनिंजाइटिस या रेबीज़ की वजह से हुई हो, जिन्हें डेथ कॉलरा की वजह से हुई हो, या जिन्हें ब्लड कैंसर हो जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। इन सभी लोगों में जो आंखें निकाल भी ली जाती हैं तो ये इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि जिन्हें ये आंखें लगेंगी फिर उन्हें इससे नुकसान होने के चांस रहते हैं। सर, मेरा सेकंड सवाल है आई डोनेशन के बारे में कि आंखें दान करने का प्रोसेस क्या होता है? आई डोनेशन का पूरा प्रोसेस अब हम समझेंगे। जैसे कि आपने पूछा है कि इसमें प्रोसेस क्या रहता है, तो सबसे पहले तो जीवन काल में ही यदि व्यक्ति अपनी आँखों को दान करने के लिए एक फॉर्म भर देते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट हो जाता है और उसे इस डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ अपने नियर्स और डियर्स वंस को भी देनी चाहिए। और ये इच्छा साफ तौर पे जाहिर करनी चाहिए कि आप अपनी आँखें अपनी मृत्यु के बाद दान करना चाहते हैं। यदि ये प्रोसेस नहीं भी हुई है तो भी किसी भी व्यक्ति की आंखें दान की जा सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मृत्यु के बाद
उनके रिश्तेदार, मरीज़ के रिश्तेदार जो जिसकी डेथ हुई है, उनके रिश्तेदार एक फ़ोन नंबर पे कॉल करें। इसे आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है 1919, यानी कि 1919। इस फ़ोन पे यदि आप कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है और आप उनका कॉर्निया दान करना चाहते हैं या उनकी आँख दान करना चाहते हैं, तो वहाँ से टीम तुरंत ही जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचने की कोशिश करेगी और वो आके आँख ले जाएंगे। अब इसमें ये समझना ज़रूरी है कि आँख जो है मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर निकाल ली जानी चाहिए शरीर से। तो मृत्यु होने के बाद रिश्तेदारों को चाहिए कि वो किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना करें और जल्दी से जल्दी 1919 फ़ोन नंबर पर कॉल करके टीम को बुलाएं, क्योंकि उन्हें आने में भी आधा 1 घंटा लग सकता है, जो कि दूरी पे डिपेंड करेगा, आई बैंक से लेके आपके घर तक की दूरी या हॉस्पिटल तक की दूरी। अब जब ये कॉल हो जाती है तो इसके बाद आई बैंक से एक टीम आती है और उसमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर ही, आरएमओ ही ऑथराइज्ड हैं आँख निकालने के लिए। इस प्रोसीजर में कुल मिला के 20 से 30 मिनट लगते हैं और जब मृतक के शरीर से आँखें निकाल ली जाती हैं तो फिर उनका चेहरा बुरा ना लगे, इसके लिए उनकी आईलिड्स को स्टिच कर दिया जाता है और ऊपर से देखने में ये बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि उनके फिगर की कोई डिसफिगरमेंट हुई है या उनकी आँखें निकाली गई हैं। ये होने के बाद साथ ही साथ वो टीम जो आँख निकालने के लिए आती है वो मृतक के शरीर से खून का सैंपल भी लेती हैं, क्योंकि बाद में इस खून के सैंपल की जांच करके ये भी पाया जाएगा कि कहीं इस व्यक्ति को अपने जीवन काल में उनमें से कोई बीमारी तो नहीं, जिसका नाम मैं पहले ले चुका हूँ, जिसकी वजह से इनकी पुतली किसी और को ना दी जा सकती हो, और यदि ऐसी कोई बीमारी निकलती है तो फिर ये कॉर्निया किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाया जाता। सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन है आई डोनेशन के बारे में कि दानकर्ता के रिश्तेदारों का इसमें क्या क्या रोल रहता है। आपने पूछा है कि मृत्यु होने पे जिस व्यक्ति के कॉर्निया को दान करना होता है उनके रिश्तेदारों का क्या रोल रहता है। तो इसमें रिश्तेदारों का रोल बहुत अहम है और यदि वो सारी बातें सुन के ठीक से उस समय पे एक्ट करते हैं तो ही किसी मृत व्यक्ति की आंखों के कॉर्निया सही समय पे निकाले जा सकेंगे और वो इस्तेमाल हो सकेंगे। बहुत बार हम ये पाते हैं कि रिश्तेदारों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती और जब तक हम लोग कॉर्निया लेने के लिए जाते हैं तब तक वो कॉर्निया ख़राब हो चुका होता है और चाहे उस व्यक्ति की बहुत इच्छा रही हो जीवन में कि उसे कॉर्निया दान करना है, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले तो डेथ होने पे रिश्तेदारों का फ़र्ज़ होता है कि वो 1919 फ़ोन नंबर पर आई बैंक को फ़ोन करें कि वो अपने किसी रिश्तेदार का कॉर्निया डोनेट करना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद उन्हें जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके शरीर को भी किसी विशेष तरह से संजो कर रखना होता है। इसमें सबसे पहले तो यदि उस व्यक्ति की आँख मृत्यु के बाद थोड़ी बहुत खुली भी रह गई हैं तो उन्हें साइड से पुल करके पूरा बंद कर देना होता है, क्योंकि यदि ये आँख खुली रह गई तो फिर ये सूख जाएगी और इसका कॉर्निया किसी भी काम का नहीं रहेगा। दूसरा, यदि उस कमरे में पंखा चल रहा है तो भी गर्मियां होने के बावजूद उसे बंद करना होगा, क्योंकि पंखे की हवा आँखों से पानी को उड़ा देती है और आँख का कॉर्निया सूख कर ख़राब हो जाता है। जबकि प्रेफरेंस ये है कि उस कमरे में एसी चलते रहना चाहिए। हमें चाहिए लो टेम्परेचर, जितना लो टेम्परेचर होगा कॉर्निया उतनी ज़्यादा देर तक सही बना रहेगा और काम आ सकेगा। तो कमरे में एसी चलता रहे लेकिन पंखा ज़रूर बंद कर दिया जाए और मृतक व्यक्ति जो है वो एसी की हवा के बिल्कुल सामने ना हो। ऐसे यदि देर हो रही हो और 3-4 घंटे से ज़्यादा का समय बीत रहा हो तो साफ़ कॉटन को पानी में भिगो के मृतक की आंखों के ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि उसे मॉइस्चर मिलता रहे। ये हम रखेंगे आँख की पलकों के ऊपर, सीधा आँख की पुतली के ऊपर नहीं रखेंगे। यूँ यदि आपके घर में कोई डॉक्टर हैं या कोई ठीक से हैंडल कर सकते हैं और आपके घर में कोई टीयर सब्स्टिट्यूट्स या लुब्रिकेंट ड्रॉप्स
जो कि आजकल बहुत ही कॉमन इस्तेमाल में आती है। हम सब लोग ज़्यादातर जिन्हें इस बात की जानकारी है वो टीयर सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें स्क्रीन यूज़ करने की वजह से ड्राइनेस होती है। तो यदि वो घर में है, और ये लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आम तौर पे हरे रंग की डिब्बी में होती हैं, तो अगर समय लग रहा हो तो ये टीयर सब्स्टिट्यूट्स हम हर 10-15 मिनट के बाद भी मृतक की आंखों में डाल सकते हैं, ताकि वो आंख सूखे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आंख को सूखने ना दें। और फिर जब आई बैंक से टीम आए तो उन्हें अपना काम त्वरित रूप से करने दें। ऐसा देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे रिश्तेदारों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सवालों को वो आंख निकालने के बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन आम तौर पे वो आंख निकालने से पहले तरह तरह के सवाल पूछ के समय बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ना करें। सबसे पहले टीम को आंख निकालने दीजिए और उसके बाद इत्मीनान से बैठ के उनसे अपने शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। जबकि होता उल्टा है, लोग पहले टीम को घेर लेते हैं, उन्हें काम नहीं करने देते और उसमें बहुत बहुमूल्य समय वेस्ट हो जाता है और फिर वो कॉर्निया किसी काम का नहीं रहता है। तो जब भी कोई टीम घर में आए आई डोनेशन लेने के लिए, तो उन्हें पहले अपना काम करने दें, और जब वो अच्छे से इन्हें समेट लें आँखों को प्रिजर्वेटिव में डाल के, उसके बाद ही उनसे अपने सवालों का निवारण करें। अब इसमें रिश्तेदारों का एक और रोल होता है कि जब भी कोई आँख दान की जाती हैं, तो उसमें जो मृतक का सबसे करीबी रिश्तेदार है, चाहे वो पुत्र पुत्री या उनकी वाइफ या हस्बैंड या माता पिता जो भी हों, उनमें से किसी एक के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही दो गवाहों के, दो विटनेस भी होने चाहिए जिनके सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं कि वो इस व्यक्ति की आँख डोनेट करना चाहते हैं। इसके बाद ही आई डोनेशन की प्रोसेस पूरी होती है। सर, मेरा फोर्थ क्वेश्चन है आई डोनेशन के बारे में कि आई डोनेट करने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। जब आई बैंक की टीम मृतक के शरीर से आँख निकाल लेती है, तो जैसे कि आपने पूछा है कि फिर वो कैसे पहुंचती है आगे जिसको ये आँख चाहिए होती है उसे, तो सबसे पहले इस आँख को स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें कि आँख प्रिजर्व रहती है और ख़राब नहीं होती, उन कंटेनर्स में रख के आई बैंक ले जाया जाता है। वहाँ जाके भी उन्हें कई सॉल्यूशन से वॉश करके और ट्रीट करके स्टरलाइज भी किया जाता है, और ये वेरियस टेस्ट करके ये देखा भी जाता है कि क्या ये आँख फिट है किसी और दूसरे इंसान को लगने के लिए। इसके साथ ही साथ मृतक के शरीर से लिए हुए ब्लड सैंपल को भी कई बीमारियों से उन्हें थी या नहीं ये पता लगाने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, और यदि उन टेस्ट में वो सब बीमारियां नेगेटिव आती हैं, तभी, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि सेप्टिसीमिया हुआ या किसी को मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस होती है या टेटनस हो जाता है, तो इस तरह की बीमारियों में नहीं दी जाती फिर ये पुतली किसी को भी। तो यदि वो टेस्ट नेगेटिव हैं और जांच में आँख की पुतली भी साफ़ और ठीक पाई जाती है, तभी इस पुतली को आगे पास ऑन किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और इसके लिए गवर्नमेंट में सभी जगह एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें कि उन लोगों की वेट लिस्ट होती है जो अपनी आँखों में पुतली लगवाना चाहते हैं, और फिर जिनका नंबर होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में तो ऐसे 1 या 2 मरीज़ों को पहले से ही एडमिट करके रखा जाता है, ताकि जैसे ही पुतली आए बिना समय गंवाए उस पुतली को उन पेशेंट्स में लगाया जा सके। लेकिन यदि कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई पेशेंट पहले से एडमिटेड नहीं है, तो फिर जिनका वेट लिस्ट में नंबर है उन्हें कॉल करके कहा जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचें, और फिर उन्हें ये पुतली लगा दी जाती है। इसके साथ ही साथ जो फैमिली ये पुतली दान करती है, उन्हें आई बैंक की तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जाता है, जिसे वो एक प्राउड पोजीशन की तरह रख सकते हैं कि उनके रिश्तेदार के शरीर का कोई अंग मरने के बाद भी किसी के काम आ सका। और यदि फ्यूचर में आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत पड़ती है पुतली की, तो आप यदि आई बैंक वालों को ये दिखाएंगे कि आपके परिवार में किसी ने
आँखों की पुतली दान की थी, तो वो ज़रूर आपको प्रायोरिटी बेसिस पे इसमें काउंट करेंगे और इसका एडवांटेज भी आप उस समय ले सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आई डोनेशन से रिलेटेड जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो सोशल हिंड्रेंसेस हैं या जो बैरियर्स हैं, जो कि आई डोनेशन को इतना पॉपुलर नहीं होने देते, जबकि हर रोज़ भारतवर्ष में हज़ारों लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन अगर हम देखें कि उनमें से कॉर्निया या आई कितने लोग डोनेट करते हैं, तो ये प्रतिशत बहुत ही कम है। अब इस सब के पीछे कुछ धार्मिक, कुछ सामाजिक ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं जिनकी वजह से लोग अपनी आंख दान करने या अपने रिश्तेदार की आंख दान करने में हिचकिचाते हैं। सबसे पहली भ्रांति तो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति से इस बारे में डिस्कस किया जाता है कि उन्हें अपनी आंखें दान कर देनी चाहिए, तो वो सोचते हैं मैं कौन सा अभी मरने वाला हूँ, और इस बात को वो टालते रहते हैं। इस बात के लिए इमोशनल उत्साह उन लोगों में नहीं देखा जाता। लोग सोचते हैं मैं क्यों एफर्ट करके, अभी तो मुझे जाने कितने साल जीना है और मैं अभी ही क्यों एक प्रोसेस करूं, जबकि ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप बहुत आसानी से एक छोटा सा कार्ड नुमा फॉर्म भर के अपनी आंखें डोनेट करने की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने और आंख डोनेट करने की भावना से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर में रहने वाले प्रति व्यक्ति को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जीवन के रहते आपकी पूरी इच्छा थी कि मरने के बाद आपकी आंखें दान की जाएं। यदि उन्हें ये बात आप अच्छे से नहीं समझाते और उन्हें तैयार नहीं करते कि मृत्यु के बाद आप अपनी आंखें दान देना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी मृत्यु के बाद, क्योंकि मृत्यु हमेशा एक सदमे की तरह आती है, तो वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। और अपने आप से तो कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं करते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आंखें दान कर दी जाएं। तो सबसे पहला तो है अपने परिवार को जीवन काल में ही तैयार कीजिए कि वो आपकी मरने के बाद आंखों को दान कर दें। अब इसके बाद ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके रिश्तेदार बहुत ही इमोशनल पलों से गुजर रहे होते हैं। उनको लगता है कि यदि उन्होंने अपने इस रिश्तेदार की मरने के बाद आंखें दान कर दी, तो उसका शरीर विक्षिप्त हो जाएगा, यानी कि उनका चेहरा देखने में बहुत ही भयानक सा लगेगा और वो उन्हें उस हालत में देखना नहीं चाहेंगे। जबकि रियलिटी ये है कि जब भी शरीर से आंखें दान के लिए निकाली जाती हैं, तो उसके बाद अटेंडिंग डॉक्टर इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि वापस से उनकी पलकों को अच्छे से सिल के आते हैं, और ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है कि वो आंखें सिर्फ बंद हैं। ऐसा नहीं लगता कि वहाँ कोई गड्ढा हो गया है या आँख निकालने की वजह से उनका शरीर या उनका चेहरा खराब हो गया है। तो ये धारणा बिल्कुल ही गलत है कि आँख डोनेट करने से किसी भी व्यक्ति की चेहरे की सुंदरता बिगड़ती है मरने के बाद भी। इसके बाद एक धार्मिक भावना ये भी है कि लोग चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार की मृत्यु के बाद जब भगवान के पास जाना है, चाहे स्वर्ग जाना है, तो वहाँ वो अपने पूरे शरीर के साथ जाएं और उसमें आंखें भी शामिल हों। जबकि इसका कोई प्रामाणिक तथ्य तो सामने नहीं है, ना हमारे धार्मिक ग्रंथों में, ना कहीं भी, कि यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद अपनी आंखें दान करता है तो फिर भगवान उसे अपने चरणों में शरण नहीं देंगे मृत्यु के बाद, बल्कि भगवान तो खुश होंगे कि आपने मृत्यु के बाद भी किसी के भले के बारे में सोचा और उसकी आंखों की रोशनी में आने में सहायक हुए हैं। एक तीसरी बहुत बड़ी भ्रांति जो इस बारे में है, आई डोनेशन को होने से रोकती है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैलाई हुई है कि यदि वो मरने के बाद अपनी आंखें दान कर देंगे, तो जब वो अगले जन्म में पैदा होंगे तो फिर वो बिना आंखों के पैदा होंगे। जबकि इस बात में साइंटिफिकली कोई भी सच्चाई नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि यदि इस जन्म में हमारे किसी शरीर के किसी अंग को क्षति हुई है तो फिर अगले जन्म में हम उसी तरह से बिना उस अंग के पैदा होंगे। इस तरह तो हर टांग कटे या हाथ कटे लोग जो हैं फिर अगले जन्म में बिना टांग और हाथ के ही जन्म लेंगे। तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारा इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस भी यही है कि आप लोगों को ये क्लियर कट बताया जाए कि इन बातों में ना पड़ें, और कम से कम इन बातों की वजह से तो अंग दान करने में और विशेषकर आँखों का दान करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, और आगे बढ़ के आँखें दान करने में अपनी हेल्प करें, मृत्यु से पहले खुद डिक्लेयर करके, और मृत्यु के बाद जहाँ भी आप कहीं जाते हैं और जहाँ आपके रिश्तेदार की डेथ हुई होती है वहाँ ये सजेस्ट ज़रूर करें कि क्या हम इनकी आंखें डोनेट कर दें, ताकि किन्हीं दो लोगों को फिर ये आंखें मिल पाएँ और वो इस दुनिया को देख पाएँ। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए, और क्योंकि हमने ज़िंदगी में बहुत सारी बार देखा है कि किस तरह कई लोग जीवन भर अंधे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से कॉर्निया नहीं मिल पाता, और किसी ऐसे व्यक्ति का बिना सोच समझ के ही मृत्यु के बाद कॉर्निया का जल जाना एक बड़ी आम सी प्रोसेस है। और हमारे देश में ही हर रोज़ हज़ारों पुतलियाँ किसी न किसी अंधविश्वास या किसी न किसी धारणा की वजह से जला दी जाती हैं, लेकिन वो किसी मनुष्य के काम नहीं आती। जब हमें ये पुतलियाँ खुद चाहिए होती हैं तो हम बहुत डेस्परेट होते हैं और दुनिया भर में ढूंढते हैं कि हमें कहीं से किसी मनुष्य की पुतली मिल जाए, लेकिन जब हमारी बारी आती है किसी दूसरे को पुतली देने की तो हम ढीला ढाला रवैया अपनाते हैं और सोचते हैं, और हमारे पास 100 कारण होते हैं पुतली दान ना करने के। सो फ्रेंड्स, डोंट जस्ट लीव योर विल, लीव योर विजन ऑल्सो। तो अपनी सिर्फ मृत्यु के बाद आपकी विल ही नहीं बचनी चाहिए, आपकी आंखों से कोई और मनुष्य देखे और आपका विजन भी आगे चलता रहे, तो ये कितनी अच्छी बात रहेगी। तो सोचिए, आपके जाने के बाद भी आपकी आंखें अगर देखती रहें या आपकी आंखों की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति और कई दशकों तक इस दुनिया को देख सके, तो ये सोचकर ही कितना अच्छा लगता है। और जब ये एक्चुअल में होगा तो ये कितनी अच्छी भावना पैदा करेगा। सो फ्रेंड्स, खुद भी अवेयर रहिए, अपने जानने वाले मित्रों रिश्तेदारों को भी आई डोनेशन के बारे में ज़रूर अवेयर कराते रहें और मोटिवेट करते रहें। ख़ास तौर पे जब आप कहीं जाते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ ज़रूर सभ्य तरीके से मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों के सामने आई डोनेशन के बारे में सलाह ज़रूर दीजिए। आई होप this talk can motivate some of us to donate our eyes, and which will help many people to see this world, which is not possible otherwise. आई डोनेशन से मिलने वाला कॉर्निया, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। दूसरे व्यक्ति को यदि आपके कॉर्निया से ही रोशनी आ सकती है तो वो सिर्फ कॉर्निया से ही आ सकती है, उसके लिए वो बाज़ार से कोई और चीज़ नहीं खरीद सकते। सो ये बहुत ही कीमती चीज़ है जिसे आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक। अब हम इस टॉक के दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि जब ये कॉर्निया डोनेट हो जाता है तो फिर जब ये किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसे कि हम केरेटोप्लास्टी कहते हैं या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहते हैं, तो उस प्रोसीजर से रिलेटेड जानकारी आपको मिल सके। सर, आज के डिस्कशन से मैं भी आई डोनेट करने के लिए प्रेरित हुई हूँ। हेलो अगेन फ्रेंड्स। पिछली टॉक में हमने सुना कि किस तरह से किसी व्यक्ति के दान की हुई पुतली किस तरह से ली जाती है, किस किस काम आती है और उसका क्या महत्व है।
अब हम देखेंगे कि जब आई बैंक के पास पुतली आ गई या कॉर्निया डोनेशन में मिल गया, अब इसका क्या किया जाता है? सर मेरा पहला सवाल ये है कि केरेटोप्लास्टी होती क्या है? अब हम देखेंगे कि जब आई बैंक के पास पुतली आ गई या कॉर्निया डोनेशन में मिल गया, अब इसका क्या किया जाता है? तो इसे इस्तेमाल किया जाता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए, या जिसे पुतली का प्रत्यारोपण कहते हैं। डॉक्टरी भाषा में इसे हम केरेटोप्लास्टी कहते हैं। तो वो व्यक्ति या वो मरीज़ जिनकी आँखों में आँख की पुतली खराब हो गई है किसी बीमारी की वजह से या चोट की वजह से या जन्मजात या किन्हीं और कारणों से इंजरी हो जाती है, केमिकल इंजरी हो जाती है, लोगों की आंखों में एसिड या एल्कली गिर जाते हैं, तो उससे उनकी आंखों की पुतली सफ़ेद हो जाती है या पुतली फट जाती है। तो इन सब लोगों में फिर एक ही चारा बचता है कि जो पुतली किसी और व्यक्ति ने दान की है उसे इस व्यक्ति की पुतली की जगह पे बदल दिया जाए। तो इसे हम कहते हैं केरेटोप्लास्टी या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और या पुतली का प्रत्यारोपण। सर मेरा सेकंड सवाल, केरेटोप्लास्टी से कौन कौन से पर्पस सॉल्व होते हैं? जैसे कि आपने पूछा कि केरेटोप्लास्टी से क्या पर्पस सॉल्व होते हैं, तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो इससे 3 मेन पर्पस सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला तो पर्पस है किसी का भी रोशनी वापस लाना, रिस्टोरेशन ऑफ विजन। तो जिन व्यक्तियों में पुतली खराब हो जाती है लेकिन उनकी आँख के बाकी सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ पुतली या तो धुंधली हो गई है या सफ़ेद हो गई है या कट गई है, लेकिन उनकी आँख के बाकी अंग, लेंस, रेटिना, विट्रियस, ऑप्टिक नर्व, ये सभी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं। तो इन व्यक्तियों में यदि हम दान की हुई पुतली को केरेटोप्लास्टी से जोड़ देते हैं तो फिर उनका विजन रिस्टोर हो जाता है। ये कई तरह की बीमारियों में होता है जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा मेन पर्पस जो केरेटोप्लास्टी से सर्व होता है वो होता है किसी भी व्यक्ति की आँखों की पेन को ठीक करना। अब ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं कॉर्निया की, जैसे कि केमिकल इंजरीज़ हो जाती हैं या पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ हो जाती हैं, जिनमें कि पुतली में इस तरह का विकार आ जाता है या उसकी कुछ परतें उधड़ जाती हैं जिससे कि पेशेंट को कंटिन्यूसली फॉर डेज़ एंड मंथ्स टुगेदर काफ़ी पेन होती रहती है, लगातार पेन होती रहती है, और उस पेन को हम पूरी तरह से किसी भी तरह की दवाई से दूर नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों में पेन को ठीक करने के लिए भी उन व्यक्तियों की पुतली को बदल दिया जाता है। हालांकि इसमें हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। यदि पेन के साथ विजन भी रिकवर हो सकता है तो फिर वो अच्छी पुतली जो क्लियर कट है और हेल्दी है वो लगाई जाती है। अदरवाइज़ कई ऐसी पुतलियां भी होती हैं जो ज़्यादा एजिड लोगों की होती हैं, जिन्हें विजन के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों में जिनमें कि आँख में दर्द ठीक करनी है और विजन रिस्टोरेशन मेन पर्पज़ नहीं है, तो उनमें पुतली बदल देने से उनकी आँखों की पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो ये भी एक पर्पज़ है पुतली को बदलने का। फिर इसके बाद आँख की पुतली की डिसफिगरमेंट, या जब आँख की पुतली किसी बीमारी की वजह से इस बुरी तरह ख़राब हो जाए या सफ़ेद हो जाए या बदरंग हो जाए कि वो चेहरे पे देखने में बहुत ही अजीब लगे, और इस व्यक्ति की अगर आँखों में पीछे रोशनी नहीं भी है तो भी वो चाहेंगे कि कम से कम उनकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस सुधार दी जाए, और ऐसा ना हो कि एक आँख काली और एक आँख सफ़ेद दिखाई दे। तो ऐसे में भी पुतली का प्रत्यारोपण या केरेटोप्लास्टी या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किया जाता है, और उससे आँखों की पुतली जो सफ़ेद हो गई होती है उसे केरेटोप्लास्टी के ज़रिए फिर से ब्राउन या ब्लैक कलर में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर चाहे ये आँख देख तो नहीं पाती, लेकिन चेहरे पे ये आँख जच जरूर जाती है और दोनों आँखें लगभग एक जैसी दिखती हैं, और ये
कॉस्मेटिक जो एक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती है। सर मेरा तीसरा सवाल ये है कि किन किन बीमारियों में केराटोप्लास्टी की जाती है। अब आपने पूछा है कि आँख की किन किन बीमारियों में केराटोप्लास्टी या पुतली का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो इसमें सभी बीमारियां जो होंगी उनमें किसी ना किसी वजह से कॉर्निया को डैमेज हुई होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की इंजरीज़ की। कॉर्निया पे बहुत तरह की, जब हमारी आँख में कोई चीज़ केमिकल गिरता है, ख़ास तौर पे लिक्विड फॉर्म में, तो वो केमिकल इंजरी करके एक बर्न इंजरी कर देता है कॉर्निया में। जैसे कि आँखों में किसी भी बहुत गर्म पदार्थ के गिर जाने से, या एसिड्स या एल्कलीज़ के गिर जाने से, या आँखों में परफोरेटिंग इंजरी होने से हमारी आँखों के कॉर्निया डैमेज हो जाते हैं। इन लोगों में फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एक चॉइस बचती है। इसके अलावा अगर हमारी आँखों में किसी भी वजह से कॉर्निया बहुत थिन है और उसकी वजह से उनमें कई तरह के विकार आ रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं केराटोकोनस में, इसमें कॉर्निया थिन होता है और वो धीरे धीरे करके कॉनिकल होना शुरू हो जाता है। तो केराटोकोनस के मरीज़ों में भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अलावा कभी कभी आँख के कॉर्निया को डैमेज पहुँचती है आँख की सर्जरीज़ के दौरान। ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रतिशत आँखों के सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन में आँख की पुतली को नुकसान पहुँच सकता है और वो ओपेक हो सकती है या ब्लर हो सकती है। ऐसे लोगों में भी केराटोप्लास्टी जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा कॉर्निया की कुछ कंडीशंस हैं, डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, जैसे कि फुक्स डिस्ट्रॉफी। इनमें भी यदि उनकी आँखों का कॉर्निया बदल दिया जाए तो उनकी रोशनी भी बहुत अच्छी रिकवर हो जाती है और उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। सो फ्रेंड्स, जब भी हमारे आँख की कॉर्निया की पुतली ओपेक हो जाए या डैमेज हो जाए तो फिर हमारे पास एक ही चारा बचता है कि केराटोप्लास्टी करके उनकी आँख की पुतली बदल दी जाए। पर ये पुतली बदली तो जाएगी किसी इंसान की पुतली से ही। तो यहाँ पे आई डोनेशन की इम्पोर्टेंस को हम कम नहीं आंक सकते। सर मेरा चौथा सवाल ये है कि केराटोप्लास्टी के रिस्क क्या क्या होते हैं। अब अगर हम केराटोप्लास्टी के रिस्क के बारे में बात करें तो आँख के किसी भी प्रोसीजर की तरह केराटोप्लास्टी में भी कुछ रिस्क होते हैं। हालांकि अगर हम रिस्क और बेनिफिट की रेशो को देखें तो केराटोप्लास्टी एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और रिवॉर्डिंग प्रोसीजर है। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो एक व्यक्ति को नई आँख की रोशनी मिल जाती है, और बहुत बार अगर कॉम्प्लिकेशन होती भी हैं तो हम उन्हें बीच में ही ठीक भी कर पाते हैं इंटरवीन करके। सबसे पहली कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो केराटोप्लास्टी या किसी भी सर्जरी में हो सकती है वो होती है इन्फेक्शन। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति में ये आँख लगाई जा रही है उनमें हो सकता है पहले से ही कोई इन्फेक्शन हो, या सर्जरी के दौरान स्टरलिटी का ध्यान ना रखा गया हो, स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान ना रखा गया हो, और हो सकता है कि जो डोनर कॉर्निया है उसमें कुछ इन्फेक्शन के कीटाणु रह गए हों। तो थोड़ा बहुत चांस तो हर केराटोप्लास्टी में इन्फेक्शन का रहता ही है। आमतौर पे इस दौरान उन्हें ओरल, इंजेक्टेबल या टॉपिकल एंटीबायोटिक्स तो दी ही जाती हैं जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क कम से कम किया जा सके। फिर भी अच्छे से अच्छी एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी कुछ पेशेंट्स में डोनर कॉर्निया में या रेसिपिएंट कॉर्निया में या इन दोनों के मार्जिन पे, जहाँ ये दोनों सिले जाते हैं आपस में, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। या जिन टाँकों में की वजह से हम इन्हें जोड़ते हैं, डोनर कॉर्निया को रेसिपिएंट के कॉर्निया से जोड़ते हैं, उन टाँकों में सूचर इन्फेक्शन होने के चांस बने ही रहते हैं। इसके लिए हमें हर स्टेप पे बहुत ध्यान रखना होता है कि स्टरलाइजेशन प्रॉपरली मेंटेन की जाए और इन्फेक्शन को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा
हालांकि हमारा कॉर्निया शरीर का एकमात्र एवास्कुलर टिश्यू है। एवास्कुलर टिश्यू का मतलब बॉडी का एक ही हिस्सा है जो जीवित रहने के लिए ब्लड पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारे कॉर्निया को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ब्लड से नहीं लेता, इसलिए हमारे कॉर्निया की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, बल्कि ये अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बाहर की तरफ से वातावरण से और अंदर की तरफ से आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर से प्राप्त कर लेता है। और किसी भी ऑर्गन के प्रत्यारोपण में या जब भी हम किसी को कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, और ये रिजेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई उस ऑर्गन की होती है। ब्लड सप्लाई के थ्रू ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं और बॉडी बाहर से आने वाले किसी भी ऑर्गन के खिलाफ एक जंग छेड़ देती है और उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। पर चूंकि कॉर्निया की ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए इसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट की तरह कॉर्निया ट्रांसप्लांट के मरीज़ों को भी इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन्स दी जाती हैं। ये वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को लो कर देती हैं ताकि बॉडी इस कॉर्निया को रिजेक्ट ना करे। तो इस प्रकार वैसे ही कॉर्निया कम रिजेक्ट होते हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं, इसलिए कॉर्निया के रिजेक्ट होने के चांसेस शरीर के किसी भी और अंग के मुकाबले में बहुत ही कम होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोगों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद आँख का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो ये आँख में काला मोतिया बना सकता है, और यदि इस काले मोतिये को देर तक ऐसे ही चलने दिया जाए और या ये नज़रअंदाज किया जाए या ये मिस हो जाए तो ये आँख की नस को ख़राब कर देगा और फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट का पूरा पर्पज़ ही फेल हो जाएगा। कॉर्निया तो ठीक रह जाएगा, लेकिन आँख की नस अगर डैमेज हो गई तो रोशनी तो फिर भी नहीं आएगी। तो इसलिए हर कॉर्निया ट्रांसप्लांट पेशेंट की रेगुलर इंटरवल पे, हर विजिट पे आँखों का प्रेशर चेक किया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति में ये देखा गया है कि उसकी आँख का प्रेशर बढ़ रहा है तो तुरंत ही बहुत एग्रेसिवली उनका प्रेशर कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसलिए मरीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि अगर उन्होंने कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराया है तो जब जब भी डॉक्टर उन्हें बुलाते हैं उन्हें अपने रेगुलर विजिट्स पे ज़रूर जाना चाहिए, ताकि अगर डॉक्टर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नोटिस करते हैं तो उसको फिर ट्रीट कर सकें। तो पेशेंट को, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑप विजिट्स बहुत सारे होते हैं और कई महीनों तक चलते रहते हैं पोस्ट ऑप विजिट, तो बहुत बार जब पेशेंट की रोशनी ठीक हो जाती है तो वो थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या हो सकता है इस स्टेज पे, जबकि पहले 6 महीने से 1 साल तक मरीज़ को बहुत ही एहतियात के साथ रेगुलर विजिट्स करने चाहिए अपने डॉक्टर के, ताकि अगर रिजेक्शन का या इन्फेक्शन का कोई भी असर दिखता है तो उसे ठीक किया जा सके, या आँखों का प्रेशर बढ़ता है तो। इसके अलावा कॉर्निया ट्रांसप्लांट में आँखों में ब्लीडिंग होने के भी चांस रहते हैं, और उसके लिए भी प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत रहती है। कुछ पेशेंट्स में कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने के बाद उन्हें रेटिना की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें रेटिना के डिटैचमेंट तक बात पहुंच सकती है, और फिर इसे समय रहते ठीक करना ज़रूरी होगा ताकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद जो रोशनी आने की गुंजाइश है वो बनी रहे। क्योंकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर रेटिना ही उखड़ गया और उसे अटेंड नहीं किया गया तो फिर आंखों में रोशनी नहीं आएगी। तो यदि सावधानीपूर्वक सही से कॉर्निया ट्रांसप्लांट के मरीज़ों का फॉलोअप किया जाए, इसमें डॉक्टर और मरीज़ दोनों का ही रोल है। यदि मरीज़ समय समय पर अस्पताल पहुँचें और डॉक्टर केयरफुली सारे पैरामीटर्स का अवलोकन करें और उन्हें चेक करें, और फिर अगर कोई कमी दिखती है तो उसका इलाज करें, तो कोई कारण नहीं है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी होगी। सर, मेरा 5वां सवाल यह है कि केराटोप्लास्टी कितने प्रकार की होती है? केराटोप्लास्टी या आँखों का प्रत्यारोपण जो है, कॉर्निया का प्रत्यारोपण
जो है उसे हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करेंगे कि हम किस थिकनेस या कितने पार्ट ऑफ कॉर्निया, डोनर कॉर्निया को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो रहेगी डीप पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी। तो पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी में कॉर्निया की फुल थिकनेस जो ख़राब हो चुकी है किसी पेशेंट में, उसे बदलने के लिए उसके उतने हिस्से को काट के फुल थिकनेस कॉर्निया, और फिर उसे रिप्लेस किया जाता है डोनर की फुल थिकनेस कॉर्निया से। तो अगर पूरा का पूरा मोटाई कॉर्निया की बदली जाती है तो उसे कहते हैं पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी। सेकेंड टाइप ऑफ केरेटोप्लास्टी होती है लेमिलर केरेटोप्लास्टी। लेमिलर का मतलब है थिकनेस का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करना। इसका मतलब इसमें डोनर कॉर्निया का पूरी थिकनेस इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि जिस पेशेंट को ये कॉर्निया चाहिए उसकी भी कॉर्निया की फुल थिकनेस इन्वॉल्व नहीं है डिजीज़ में। इसका मतलब अगर उसमें ओपेसिटी है या डिजीज़ है तो वो भी काफ़ी उथली है, जैसे कि कॉर्निया की 1/3 थिकनेस में हो, तो फिर रेसिपिएंट की 1/3 थिकनेस ख़राब वाला कॉर्निया हटा दिया जाता है और उसकी जगह डोनर कॉर्निया उतनी ही थिकनेस का लगा दिया जाता है। जैसे पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी में पूरा कॉर्निया थिकनेस होती है, इसमें कुछ थिकनेस इस्तेमाल होती है। इसमें भी 2 तरह की केरेटोप्लास्टीज होती हैं लेमिलर में भी। एक होती है सुपरफिशियल एंटीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी और दूसरी होती है DALK यानी कि डीप एंटीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी। डिपेंडिंग अपॉन हमें कितनी थिकनेस चाहिए और इंटीरियरली सुपरफिशियल चाहिए या गहराई वाला टिश्यू ख़राब है, उतने ही हिस्से का कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके बाद तीसरी तरह की केरेटोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हमारे कॉर्निया की जो 6 लेयर्स होती हैं उनमें सबसे अंदर की लेयर जो आँख के अंदर की तरफ होती है, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, उसमें किसी वजह से डैमेज होने से वो लेयर ख़राब हो जाती है और ये एक बहुत ही पतली लेयर होती है। ख़ास तौर पे हमने देखा था कि शुरू में जब लेंस वाली कैटरेक्ट की सर्जरी आई थी, इंट्राओकुलर लेंस सर्जरी आई थी, तो ज़्यादातर लोग इसमें ट्रेंड नहीं थे। तो उस सर्जरी में या लेंस को इम्प्लांट करते वक्त तो कॉर्निया के अंदर वाले हिस्से में डैमेज हो जाती थी, या ऐसी कई बीमारियां भी हैं जिनमें एंडोथीलियम डैमेज हो जाता है। तो उन केसेस में फिर सिर्फ उतना ही पार्ट एंडोथीलियल केरेटोप्लास्टी की जाती है। अब ये तो है जब हम डोनर कॉर्निया को इस्तेमाल करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डोनर कॉर्निया या किसी और व्यक्ति का दान किया हुआ कॉर्निया ही केरेटोप्लास्टी में काम आता है। किन्हीं डेस्परेट सिचुएशंस में जहां कॉर्निया की अवेलेबिलिटी नहीं है, या पेशेंट को पहले वो रिजेक्शंस हो चुकी हैं, या कोई और कारण है जिसकी वजह से डोनर कॉर्निया नहीं लग सकता पेशेंट की आंख में, ऐसे केसेस में फिर एक आर्टिफिशियल कॉर्निया आता है जिसे हम कहते हैं केरेटोप्रोस्थेसिस। जैसा कि आप इस फिल्म में देख सकते हैं, केरेटोप्रोस्थेसिस एक नकली कॉर्निया होता है जो एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिस व्यक्ति को ये लगना है उसके शरीर द्वारा एक्सेप्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो। इसका मतलब उसके रिजेक्शन ना हो पाए, और वो इम्यूनोलॉजिकली इम्यून होता है। इसका मतलब वो बॉडी में किसी भी तरह का इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन पैदा नहीं करता जिससे कि बॉडी उसे रिजेक्ट करे। ये आर्टिफिशियल कॉर्नियाज विजुअल पर्पस के लिए तो बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनका ऑप्टिकल प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन यदि हमें सपोर्ट के लिए या फिज़िकली किसी कॉर्निया को सपोर्ट देने के लिए किसी कॉर्नियल इंजरी को बंद करना है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। या किसी पेशेंट में पेन रिलीव करने के लिए अगर उसे फिज़िकली वहाँ अटैच करना है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सर, मेरा छठा सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि कॉर्निया सूट नहीं कर रहा। अगर किसी पेशेंट में कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया है और उसका फॉलोअप चल रहा है, तो आपने जैसे पूछा कि कैसे पता चलेगा कि उसका कॉर्निया रिजेक्ट होने वाला है या बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही और वो अगले कुछ दिनों में बॉडी उसे रिजेक्ट करने वाली है, ताकि डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ।
तो एज ए कॉर्निया स्पेशलिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति का कॉर्निया बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो चीज़ ये होती है कि उनकी आँखों में पहले दिन के मुकाबले में दर्द ज़्यादा होने लग जाती है। अब ये अनएक्सप्लेन्ड पेन, जबकि समय के साथ किसी भी ऑपरेशन के बाद दर्द कम होनी चाहिए आने वाले दिनों में, लेकिन यदि किसी व्यक्ति में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद दर्द बढ़ जाए, उसके साथ साथ ही वो आँख जो पहले लाल थी और कम लाल होती जा रही थी, वो फिर से ज़्यादा लाल होने लग जाए, इसका मतलब उनके कॉर्निया के आसपास की ब्लड वेसल्स डायलेट होनी शुरू हो गई हैं। या हम देखते हैं कि शुरू में तो आँख की पुतली क्लियर थी और अब वो धीरे धीरे धुंधली या पूरी तरह से ओपेक होना शुरू हो गई है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि शायद बॉडी जो है उस पुतली को रिजेक्ट करने वाली है। इसी के साथ साथ यदि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिनों के बाद मरीज़ की आँख लाइट के प्रति अपनी सेंसिटिविटी को ठीक से एडजस्ट कर पाती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन से उनसे उस आँख से लाइट बर्दाश्त नहीं होती, इसका मतलब है कि उनकी पुतली ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है लाइट को, तो ये भी एक साइन हो सकता है, सिम्टम हो सकता है कि उनकी आँख में रिजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इन सभी सिम्टम्स या इनमें से कुछ भी सिम्टम्स अगर आपके अटेंडिंग सर्जन देखते हैं तो वो तुरंत इसके लिए अपनी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ताकि पहले प्रिकॉशन के तौर पे तो हमने इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह दिए थे, लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो उनकी डोज बढ़ा के या और चीज़ें ऐड करके और मेडिसिन्स ऐड करके इस आई को रिजेक्शन से बचा सकें। यदि हम समय रहते ये साइंस पकड़ लेते हैं, सिम्टम्स पकड़ लेते हैं और एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो बहुत सारे कॉर्निया जो कि रिजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं उन्हें हम फिर से स्थापित कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि एज ए मरीज़ आपको ट्रांसप्लांट के बाद आँखों में कोई अनयूजुअल सिम्टम, पेन, रेडनेस, डिमनेस ऑफ विजन या सेंसिटिविटी टू लाइट इत्यादि होता है और अभी आपके फॉलोअप का दिन आया भी नहीं है, आपने आज से हफ्ते बाद जाना है फॉलोअप के लिए, रेगुलर फॉलोअप के लिए, तो आप अपने उस फॉलोअप दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि इमरजेंसी में जाके उसी समय दिखाएंगे, क्योंकि यदि इसमें इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट किया गया तो बाद में फिर डॉक्टर भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकेंगे। अपने आप अंदाज़ा नहीं लगाना है कि दर्द या लाली इस वजह से आ रही होगी या उस वजह से आ रही होगी, बल्कि आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए ताकि वो देखें कि क्या ये साइन सिम्टम्स रिजेक्शन के हैं या कोई और कारण है, और फिर उसका ट्रीटमेंट करें। सर, मेरा 7वां सवाल यह है कि केराटोप्लास्टी करने के बाद और क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं इसमें। अब आपने पूछा है कि मान लीजिए अब केराटोप्लास्टी तो हो गई और वो सक्सेसफुल भी हो गई, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है डॉक्टर की तरफ से। किसी भी केराटोप्लास्टी के होने के बाद जबकि कॉर्निया सेट बैठ गया है, 3 से 6 महीने बीत चुके हैं, तो हम देखते हैं कि मरीज़ की आंखों की रोशनी कुछ रिकवर हो गई है। अब क्योंकि ये दूसरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया था, तो हर कॉर्निया ट्रांसप्लांट में मरीज़ में कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर आता है चश्मे का, और ये नंबर 2 प्रकार से हो सकता है, ऐसा जिसमें स्फेरिकल नंबर आए और रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म आए, तो फिर तो हमें सिर्फ उस पेशेंट को चश्मे का नंबर देना है और चश्मा पहनने से किसी भी और सामान्य व्यक्ति की तरह उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म आता है, इसका मतलब उनकी पुतली जुड़ तो गई इस आँख में, लेकिन वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, वो स्मूथ कर्व नहीं लिए हुए, तो ऐसे केसेस में फिर चश्मे से पेशेंट का विजन पूरा नहीं सुधरता और उन्हें फिर कुछ या तो कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि जीपी गैस परमिएबल लेंसेज या जिन्हें हम सेमी सॉफ्ट लेंसेज कहते हैं, उनसे फिर ये इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट हो जाता है और फिर उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस से ही अच्छी रोशनी आ पाती है। हालांकि जब हम फॉलोअप कर रहे हैं और पेशेंट की आंख में अभी टाँके लगे हुए हैं जो केराटोप्लास्टी के दौरान लगे थे, और उस दौरान जब हम फॉलोअप करते हैं तो हम ये ज़रूर देख रहे होते हैं कि क्या उन टाँकों की वजह से उस पेशेंट को कहीं सिलिंड्रिकल नंबर ज़्यादा तो नहीं आ रहा या इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म तो नहीं आ रहा। ऐसा होने पे हम लोग फिर बीच बीच में भी कुछ चुने हुए टाँकों को खोल के उनके इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं।
ताकि बाद में उन्हें जाके कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाने पड़े और चश्मे से ही उनका काम बन जाए। तो कुछ टाँकों को लूज़ करके या कुछ टाँकों को टाइट करके भी पेशेंट के बाद में आने वाले एस्टिग्मेटिज्म या सिलिंड्रिकल नंबर को रेगुलर रखा जा सकता है और इर्रेगुलर होने से बचाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस लंबी टॉक के बाद जिसमें कि हमने बात की कि किस तरह से किसी मृत व्यक्ति से कॉर्निया लिया जाता है और फिर किसी जीवित व्यक्ति में जिनकी आँखों के कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है उनमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसे पुतली का प्रत्यारोपण भी कहते हैं या केरेटोप्लास्टी भी कहते हैं। ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की पुतली ख़राब है और उसे केरेटोप्लास्टी की ज़रूरत है तो फिर केरेटोप्लास्टी से ही उसका विजन रिस्टोर होगा और केरेटोप्लास्टी के लिए हमें किसी व्यक्ति की ही पुतली की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी पुतली की ज़रूरत जो पूरी होती है वो तब होती है जब कोई मृत व्यक्ति अपनी पुतली को दान करते हैं। तो आज हो सकता है हम इस तरफ हों जहाँ की हमें पुतली देने के बारे में प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हम सब अपनी पुतली मृत्यु के बाद दान करें और हमें उसे उतनी इम्पोर्टेंस ना दें। लेकिन यदि हम जाके उनसे बात करें जिन्हें आज की डेट में पुतली चाहिए और वो पाले के इस साइड पे हैं, तो उनकी डेस्परेशन देख के हमें बार बार ये लगता है कि क्यों नहीं सभी लोग अपनी पुतलियां दान कर देते। वैसे भी तो मरने के बाद ये जला दी जाएंगी या दफना दी जाएंगी, उससे भी तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ज़रूर ये समझिए कि हम में से किसी को भी जीवन के किसी मोड़ पे आँख की पुतली की ज़रूरत पड़ सकती है, और इस ज़रूरत को तभी पूरा किया जा सकता है यदि सभी लोग पुतली दान करने के बारे में सजग होंगे और इसे करेंगे भी। सो हम सबको अपना अपना फ़र्ज़ निभाते हुए पुतली दान करें, ताकि अब इंडिया में ही अगर 48 से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो पुतली के ख़राब होने की वजह से अंधे हैं और उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं, तो क्योंकि हम हर अंधे व्यक्ति को देख के आमतौर पे बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं यदि हमारे बस में कुछ होता तो हम ज़रूर इसकी आंखों की रोशनी वापस दिला सकते। हम सबके बस में हर अंधे को रोशनी देने तो संभव नहीं है, लेकिन इंडिया में ही करीब 50 लाख लोगों को उनकी रोशनी वापस मिल सकती है यदि सिर्फ 25 लाख लोग अपनी दोनों आंखें दान कर दें। दोनों आंखें मिलने पे 50 लाख आंखें हो जाएंगी, और ये उन लोगों को जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है उनमें एक आंख में प्रत्यारोपित कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स जॉइन हैंड्स टू इरेडिकेट कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्रॉम दिस प्लैनेट और एटलीस्ट फ्रॉम आवर कंट्री। आई होप मेरी टॉक आपके लिए किसी हद तक मोटिवेशनल रही होगी और आज आपके मन में ज़रूर कॉर्निया को दान करने के बारे में ज़रूर विचार आएगा। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मिलने वालों से ज़रूर डिस्कस करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस विषय के बारे में ये सारी डिटेल जानकारी जान पाएँ। इस विषय के बारे में डिटेल जानकारी होने के बाद ही हमारा मन तैयार होता है अपनी पुतली दान करने के बारे में, और हम उन सभी भ्रांतियों को भी दूर कर पाते हैं जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट और कॉर्निया डोनेशन के बारे में समाज में फैली हुई हैं। सो व्यूअर्स, आई हैव डन माई बिट एज ए डॉक्टर। मैंने इस टॉपिक के बारे में जो अवेयरनेस में फैला सकता था वो फैलाई है, और जब मैं रेजिडेंट था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, वहाँ के गुरु नानक आई सेंटर में, तो वहाँ की कॉर्निया यूनिट के लिए हम लोग आँखें निकालने भी जाते थे, जो लोग दान करते थे, और फिर जब वो आँखें प्रोक्योर हो जाती थी तो उन पेशेंट्स में हम उन आँखों को लगाते भी थे। इस सारी प्रोसेस को जिस व्यक्ति ने पर्सनली देखा हो उसे ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि जिस व्यक्ति की आँख की पुतली बदलने के बाद रोशनी आती है उसके चेहरे की हंसी। आज मुझे करीब 31 साल हो गए गुरु नानक आई सेंटर को छोड़े हुए, लेकिन उन मरीज़ों के चेहरे की वो संतुष्टि और वो हंसी खुशी मैं आज भी नहीं भुला पाता हूँ, जिन्हें कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद रोशनी मिली थी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस, एंड आई होप दिस टॉपिक will create some change in our society.
so that some blinds can also see. See you in next talk. Till then, happy viewing.